चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 6 के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकारों के लोकतांत्रिक सरकारों के कामों के बारे में प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है और ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता, आइए इससे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली एक माया की कहानी देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे और श्वेत यानी काले, और इनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्स की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी और उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उसके बारे में पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका नाम हेक्टर पिटसन है और उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा ऐसा क्यों? तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेद करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी और विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानून पर विश्वास नहीं हुआ और वह रंगभेद कानून के तरह जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ें में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थीं वे ज़रूरत के सामने से भी सुसज्जित होती थी और जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थे। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाज़त नहीं था। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों के लिए खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका हिस्से में एक शहर था और सोवेटो जहां सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे और हेक्टर पिटसन वहीं रहता था और वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों इस पर भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था जबकि वे अपनी भाषा जोलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था और दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वालों के इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां चलाई और उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकान राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय से संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। और उसके बाद भागीदारी के बारे में देखें। उसके बाद यहाँ दिया गया है अश्वेत लोग किस किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे। इनकी सूची भी आप बना सकते हैं। और हेक्टर और उनके साथियों की इस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे जैसे भाषा के लिए, और क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है और क्यों। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का लिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। भागीदारी के बारे में देखते हैं। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि लोकतंत्र में निर्णय ले जाते हैं और चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की इस तरफ से निर्णय लेते हैं और यह मानकर चल जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में एक अवधि 5 वर्ष की है
है और एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार के फिर से सत्ता पर बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने और चुनाव का समय लोगों के लिए वह बड़ी घड़ी है जब वो लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों को सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। और भागीदारी के अन्य तरीके देखें तो चुनाव 5 वर्ष से एक बार होते हैं, 5 वर्ष में एक बार होते हैं और वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के लिए और कई तरीके है और लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर अब उनकी आलोचना करके ये भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया और लोगों ने जुलूस निकाली और हस्ताक्षर अभियान चलाए और सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को हटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार थे और ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा लोग अपनी अपने राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और इन तरीकों से धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है और इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। और उसके बाद अखबार, पत्रिका एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। और लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उनके काम करने के तौर तरीके को चुन दे और चुनौती दे और दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग है और इनके बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होती है। और अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है और उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान देखें तो आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है और ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना चाहिए। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। और ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को वो लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़े और यह समझने की ये सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्याएं कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकल दें और यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है और कई बार हिंसा भड़कने का खबर भी रहता है। और कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उससे नदियों की और उससे रोकने की कोशिश करते हैं। और सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो और हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। और उसके बाद यहाँ है कि भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं और ये कानून सरकार और लोगों के लिए है और सबको इनको मानना पड़ता है और विवाद का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। उसके बाद नदियों के सबको बैठाती है और विवाद का समाधान के लिए करती है पुलिस और उसके बाद बातें करवाती है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदी यहाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है और जिस राज्यों से नदी गुजरती है उनके
के बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। और कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बंध के भरा हुआ पानी कई जिलों से सिंचाई के काम में आता है और इस पानी में बेंगलोर शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है और दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं और कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भर सकता है जब कृष्णराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए और दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाती है और इसके विवाद उत्पन्न होते हैं और तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। और उसके बाद देखें लोकतंत्र समानता एवं न्याय के बारे में देखें। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ दिया गया है कि माया की कहानी ही में सरकार ने क्या इस विचार पर समाधान किया कि सभी लोग बराबर है। डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता की व्यवस्था से समानता के विचार को ठेस पहुंची और समानता के विचार से कैसे ठेस पहुंची। और उसके बाद अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक दी गई है और लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य एवं यातना की सुविधा से वंचित रखा गया और पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। डॉक्टर अम्बेडकर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा सकते। जैसे हमारे सरकार में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों को देखकर लड़कों को देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं और इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है और यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है और इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने की प्रावधान किया गया है। यहाँ है कि आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी और क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है। उदाहरण देकर बताइए कि और इस स्थिति में आपने उसकी कैसे मदद की और क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे और जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया।